साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कई तरह के समझौते हुए हैं। 18 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें सब वही है कि हम डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाएंगे, हम मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग करेंगे, एक दूसरे को जानकारियां देंगे, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 40 साल बाद न्यूजीलैंड क्यों गए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या कोई ऐसा और एग्रीमेंट था जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा? इन सब पर हम बात करेंगे। पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड जानकारी दूंगा कि भारत ने कैसे चीन को मात दे दी और पता भी नहीं चला। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग चाहें तो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने के लिए ये किताब मंगा सकते हैं। इस किताब को हमने ही तैयार किया है और इसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ से इस किताब को आप मंगा सकते हैं। कई लोग मंगवा भी रहे हैं। आज हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई, किसी ने फ़ोटो भेजा था। खैर, तो अब बढ़ते हैं इस टॉपिक पर आगे। तो देखिए पूरा खेल चला किस तरह से गया था। हुआ ये कि इस साल के 2026 के अप्रैल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है। एक तरह से मुफ्त व्यापार समझौता। जब दोनों देश एक दूसरे के यहाँ माल भेजेंगे तो उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी या अलग से कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा, माल सस्ता हो जाएगा। यानी कि न्यूजीलैंड का जो माल भारत में आ रहा होगा वो सस्ता हो जाएगा, भारत का जो माल न्यूजीलैंड जा रहा होगा वो सस्ता हो जाएगा। लगभग भारत से जाने वाला 100% माल सस्ता ही जाएगा न्यूजीलैंड में अब, और न्यूजीलैंड से आने वाला लगभग 70% माल, 70% के आसपास लगभग शुल्क मुक्त हो जाएगा। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था अप्रैल में। उस एग्रीमेंट को अब लागू करने के लिए, उसको जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हैं। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में न्यूजीलैंड अब शामिल हुआ है 2-4 महीने पहले, लेकिन भारत इस पूरे खेल को रच रहा था 2019 से। मैं आपसे कहता हूं ना कि जियोपॉलिटिक्स में जो भी इवेंट होता है, आज कोई घटना हुई तो उसका परिणाम आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है 5-6 साल बाद देखने को मिले। इसलिए आज जो घटनाएं हो रही हैं, जो रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं, ये खेल 2019 से 18 से स्टार्ट कर दिए गए थे। क्या क्या ये खेल थे, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, चाइना को कैसे धीरे से साइड कर दिया गया और चाइना कैसे हमें फंसाने के लिए खेल चल रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि चाइना को हमने मात दे दी, तो आप लोग कहेंगे आप तो कह रहे थे चाइना इंडिया मिले हुए हैं। बेशक इंडिया, चाइना, रशिया अभी कुछ मामलों में मिलकर काम कर रहे हैं। चाइना हमको कोई खतरा नहीं पहुँचाने वाला अभी। चाइना हमको किसी तरह से कोई आक्रमण भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अभी लगे हुए हैं डी-डॉलराइजेशन करने में। लेकिन जब डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा तो आज के 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद भारत ही है चाइना के सामने फिर, तो चाइना उसको घेरना चाहेगा। सेम भारत के साथ स्थिति है। तो जो चाइना पैंतरे खेल रहा है, जो भारत पैंतरे खेल रहा है, ये सब आज के 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद के लिए खेल रहा है। तो उन पैंतरों पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं आसियान। आसियान कंट्रीज़ ये सब कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, ब्रुनई, सिंगापुर, ये सब टोटल 10 देश हैं जो आसियान कंट्री में आते हैं। 11वां देश तिमोर लेस्ट भी इसमें जुड़ चुका है, पिछले साल के एंड में जुड़ गया था। तो टोटल 11 हो गए हैं, लेकिन हम 10 लेकर के बात करेंगे क्योंकि कहानी 10 से स्टार्ट हुई थी। तो इन 10 देशों ने प्लस चाइना ने, इधर जापान ने, इधर साउथ कोरिया ने, इधर ऑस्ट्रेलिया ने, इधर न्यूजीलैंड ने, ये टोटल हो गए 15 देश। इन 15 देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसे बोलते हैं RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यानी कि ये 15 देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे कि भाई माल सस्ता खरीदा जाएगा। ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है RCEP। यानी कि इन सब का माल एक दूसरे के यहाँ सस्ता जाता है। ये बातचीत RCEP की 2012 से स्टार्ट हुई थी। 16वां देश भारत था जो उनके साथ बातचीत कर रहा था। करते 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 इसमें जो नियम, कायदे, कानून, शर्तें शामिल हुई, उनको देख करके भारत को लगा कि यार ये अगर लागू हो गया और हम इसके सदस्य बन गए तो हमको 2-3 खतरे हैं, 3 बड़े खतरे हैं। पहला तो ये है कि जब सब सस्ता ही एक दूसरे को देना पड़ जाएगा तो चाइना अपना सारा सस्ता माल और सस्ता करके हमारे यहाँ डंप कर देगा। ठीक है, मान लो हमारे यहाँ का कोई कारीगर दिवाली की झालर बनाता है और वो झालर 50 रुपये की पड़ती है, उसके वनस्पत चाइना से बनी हुई झालर हमको 25 रुपये की पड़ती है। अब अगर मान लो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर लें तो हो सकता है वो 15 रुपये की पड़ जाए।
तो हमारे कारीगर की झालर को तो कोई लेगा ही नहीं। हमारा कारीगर खिलौने बना रहा है बच्चों के, 100 रुपया का बन रहा है, चाइना वाला 50 रुपये में अवेलेबल है, फ्री ट्रेड लग गया, पता चला 30 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा तो पूरा का पूरा बाजार डूब जाएगा। और चाइना तो हर तरह की चीज़ बनाता है, हम मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत पीछे हैं। तो एक तो चाइना ही डंपिंग ना कर दे अपना सारा, अच्छा ये जो चीज़ें पहुंचाता है चाइना हमारे यहाँ, ये सब उनका कचरा माल होता है जिसे विकसित देश लेते भी नहीं है, वो हमारे यहाँ पहुंचा देता है। अब हमारे यहाँ ग्राहक हैं तो भाई ले भी लेते हैं। पहला खतरा तो ये था। दूसरा खतरा ये था कि ऑस्ट्रेलिया में फसलें बहुत अच्छी खासी हो जाती हैं, पैदावार अच्छी है, गेहूं की फसल, जौ की फसल, कॉटन भी अच्छी होती है। तो विशेष तौर से गेहूं, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं बहुत होता है, और अगर हमने ये साइन कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया का गेहूं बहुत सस्ता हो जाएगा और हमारे देश में फिर ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आने लग जाएगा। हमारा किसान जिस गेहूं को मान लो 100 रुपया का दे रहा है कुंटल के हिसाब से या किसी भी हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया का पता चला वो 50 रुपये का पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा है। और डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में डेयरी प्रोडक्ट भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ के जो भी डेयरी उत्पादन करता है, दूध का उत्पादन जो भी करता है उससे बने हुए प्रोडक्ट का, उसमें से 30% एक्सपोर्ट करता है। तो हमें इसका गेहूं लेना पड़ जाएगा, बड़ी दिक्कत है साहब। फिर न्यूजीलैंड क्या है, डेयरी में बहुत आगे है। न्यूजीलैंड में जितना भी दूध का या दूध से बने उत्पादों का उत्पादन होता है उसका न्यूजीलैंड 90 से 95% तक तो एक्सपोर्ट ही कर देता है। सोचिए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है, उसके बाद भी इतना बचता है कि 95% तक एक्सपोर्ट कर देता है। तो हमें डर था चाइना का सस्ता माल हमारे यहाँ ना आ जाए, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं ना आ जाए और न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट ना आ जाए। लेकिन चाइना से तो हमें कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना है, वो तो किसी हाल में नहीं करना है। बट हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, बाकी देशों से भी हो जाए, सबसे हो जाए, चाइना से ना हो बस। अब ये RCEP में टोटल 16 देश थे भारत सहित बातचीत में। भारत ने सोचा कि इन सबके साथ शामिल हो गए तो चाइना फ्री में मिलेगा, चाइना हमें चाहिए नहीं, बाकी सब चाहिए। तो क्या करें, एक काम करते हैं, एक एक करके बाकी सबसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंगल बेसिस पे कौन कौन कर रहा है। भारत ने बड़ी कूटनीतिक व्यवस्था के चलते सारे देशों को लपेटना स्टार्ट किया। आसियान के साथ कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 10 देश तो एक झटके में आ गए, ठीक है। फिर जापान के साथ कर लिया, साउथ कोरिया के साथ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में किया, और अब न्यूजीलैंड से किया अप्रैल 2026 में। और इन दोनों से साइन करते वक्त हमने कह दिया कि देखो, हम तुम्हारा सारा प्रोडक्ट ले लेंगे, गेहूं और ये कृषि उत्पाद नहीं लेंगे। तुम भी सुन लो, कृषि उत्पाद और तुम्हारा डेयरी उत्पाद विशेष तौर से हम नहीं लेंगे। लेंगे का मतलब आप बेच सकते हो, लेकिन उस पर टैक्स कम नहीं करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर लागू नहीं होगा। तो इनको मनाने में लगे हुए तो बहुत दिनों से हम, और ऐसा मनाया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने एग्रीमेंट किया हमारे साथ। हमारी तो सारी चीज़ें लेने को तैयार है वो, टैक्स के हटा करके, उनकी हम सिलेक्टेड चीज़ें लेंगे। और जब 2012 से RCEP की बातचीत चल रही थी तो 2019 में भारत ने फैसला लिया कि हमें RCEP का सदस्य नहीं बनना, हम इससे बाहर आ रहे हैं। उस समय मोदी जी ने कहा था कि मैं अपने किसानों को और पशुपालकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पूरा खेल ये था। और सुनिए, अभी अमेरिका के साथ भी जो डील चल रही है, हमारी ट्रेड डील, वो कहाँ रुक रही है? यहीं तो रुक रही है भाई। आपने अनाउंसमेंट सुना था मार्च के आसपास, तब से लेके अब तक कोई आगे प्रगति नहीं हुई है। वो चाहता है कि उसके जितने भी कृषि उत्पाद हैं वो हमारे यहाँ बिक जाएं। वो जिन्हें वो एक तरीके से उसमें DNA में गड़बड़ी करके बेच रहा है, जीन एडिटिंग करके बेच रहा है, ये सब हम नहीं लेंगे। और ट्रम्प पड़ गया है कि नहीं, लेना पड़ेगा। तो इसी बात पे बहसबाजी हो रही है। हालांकि हमने साफ इंस्टांस ले रखा है कि हम आपका वो प्रोडक्ट अपने यहाँ लागू नहीं कर सकते। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए, पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक सबसे बेसिक व्यवस्था होती है। अगर आपने ये साइन कर लिया तो दो देशों के जितने भी गुड्स हैं, सामान, वस्तुएं हैं, उन पर टैक्स हट जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और आप अपना बाजार खोल सकते हैं। इससे भी बढ़ के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बढ़ के एक चीज़ और है, इसे ECTA बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये इससे भी बढ़ करके है। इसमें गुड्स तो आप टैक्स फ्री करते ही हैं, साथ में सर्विसेज भी कर देते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। तो गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट, 3 चीज़ों में आप टैक्स कम करने का प्रयास करते हैं।
और इससे भी बढ़कर के एक चीज है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें गुड्स भी, सर्विस भी, इन्वेस्टमेंट भी और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शामिल हैं। इसमें ई-कॉमर्स भी शामिल है, गवर्नमेंट क्या खरीद रही है, प्रोक्योरमेंट कर रही है, वो भी शामिल है, और पेशेवरों और कुशल कर्मचारियों की आवाजाही भी शामिल है। यानी ये और व्यापक है। एक चीज और देखिए, अब भारत की कूटनीति देखिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में मामला फंस रहा था भारत का, और आपका न्यूजीलैंड में फंस रहा था। ऑस्ट्रेलिया से क्या साइन किया है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA साइन किया है। यानी कि ये बीच वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी बढ़ के साइन करे आए। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक जीत। ठीक है, उसी प्रकार से जापान के साथ CEPA है, साउथ कोरिया के साथ CEPA है। ठीक है, CEPA यानी कि जो इससे भी बढ़ के चीज़ है, जापान साउथ कोरिया भी सेट कर दिए। ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी आसियान कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आसियान वाले हैं FTA। थाईलैंड के साथ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, FTA फेज़ 1 है। थाईलैंड का जितना भी हार्वेस्टिंग की चीज़ें हैं उन सबको हम देख रहे हैं, तो ये भी FTA ही आप मानिए, कोई इसमें अंतर नहीं है। चाइना के साथ हमने कुछ नहीं किया, यानी कि RCEP में रहते तो 15 देशों के साथ करना पड़ता, अलग अलग किया तो 14 के साथ कर लिया, एक छोड़ दिया चाइना, और वही हमें छोड़ना था। आप नहीं मानते कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी चल रही है? इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? किस तरीके से हम खेल खेल रहे हैं? चाइना देखता रह गया कि यार मेरा माल तो महंगा ही जा रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या चाइना ने ये सब होने दिया? चाइना कुछ नहीं कर पाया? क्या कर सकता था चाइना? चाइना ने कई बार, देखो, चाइना साउथ कोरिया को तो आंखें दिखाता ही है, जापान को आंखें दिखाता है, ताइवान को आंखें दिखाता है, फिलीपींस, आसियान कंट्रीज को भी दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया से ही बीच में लड़ने का मूड है इसका। चाइना का न्यूजीलैंड के साथ संबंध ठीक रहता है। न्यूजीलैंड पहला ऐसा विकसित राष्ट्र था 2008 में जिसने चाइना के साथ FTA किया था, फिर 2022 में उसको रिवाइज कर दिया और अच्छा कर दिया। बट न्यूजीलैंड ये भी जान रहा है कि आने वाले समय में चाइना हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, और न्यूजीलैंड उन 5 आइज कंट्री में भी शामिल है जो दुनिया भर में होने वाले खतरों पर नजर रखते हैं। ये 5 देश हैं, USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को उस हिसाब से भी चलना पड़ता है, बैलेंस बना करके, कि बिल्कुल ही प्रो चाइना ना हो जाओ। अब जब न्यूजीलैंड को हम विकल्प दे रहे हैं कि हमारा बाजार खुला आ जाओ, तो न्यूजीलैंड हो सकता है आने वाले समय में हमारे नज़दीक और बढ़ता चला है। गलती हमारी भी है कि 40 साल से हमारा कोई PM वहाँ नहीं गया। आपको कभी तो पहल करनी पड़ेगी ना। तो इस बार हमारे PM जा करके बस यही पहल को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो हमने FTA साइन किया उसको जल्द से लागू करते हैं। न्यूजीलैंड को भी फायदा होना चाहिए, भारत को भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे, एक छोटी सी बात आप पूछेंगे। अच्छा, आपको एक सबूत और दिखा दूं, क्योंकि अच्छा हाँ, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें एक आध जना आकर के कहता है कि अरे साहब सोलर पावर हम इतना नहीं, इतना करने वाले हैं। 2-4 आंकड़ों में वो बता रहे थे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप एक बार रीचेक करिए, आपके आंकड़े गलत हैं। जो भी मैंने आंकड़ा पेश किया था वो सब सही थे, वेरीफाइड थे, टेंशन मत लीजिए। ये तो बोल ही दिया। देखो, PM मोदी हेल्स इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड डील एज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन ड्यूरिंग ऑकलैंड विजिट। PM मोदी ने भी इसी पे जोर दिया है। ये क्या है? हाँ, अब हम अपनी जो दोनों देशों की एग्रीमेंट है उनको उठा करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर लेकर के जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हुए हम डील्स करेंगे, चाहे सरकार यहाँ बदल जाए चाहे वहाँ बदल जाए, लेकिन जो हम लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं अब उस पर काम होगा। और 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा $9 बिलियन का ट्रेड होने लगे, लगभग 35,000 करोड़ रुपए का ट्रेड होने लगे। ये हमारी कोशिश है। मैरीटाइम सिक्योरिटी पे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का डिफेंस में सहयोग करेंगे जितना हो सकता है, और एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सहयोग करेंगे, एक दूसरे पर स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, AI में काम करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे काम करेंगे, और ये जो है कंप्यूटिंग से जितना भी है, क्वांटम कंप्यूटिंग, इस पर काम करेंगे। तो इस तरह की वो साधारण सी बातें जो हर जगह होती हैं, बट मेजर है ट्रेड डील। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, प्रेस रिलीज ये है, हाँ ये था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये है। अच्छा, ये अभी जो है फुल फॉर्म में नहीं आया, ये भी अभी एक इंटरिम टाइप का है कि हाँ चल रहा है, आगे कब तक चलेगा क्या है देखा जाएगा।
बट चल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे अभी स्ट्रेटेजिक फॉर्म में नहीं देख सकते, बट हाँ दोनों देशों में सहयोग चल रहा है। मान लो कल को हमारे सहयोग दोनों देशों के आपसी संबंध खराब हो जाएं किसी बात पे, तो इसमें फेरबदल भी किया जा सकता है, ठीक है, बट लागू हो गया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है, इंडोनेशिया में जाके हमने पत्ता फेंका, चाइना को घेरा, ऑस्ट्रेलिया में जाके पत्ता फेंका, चाइना को घेरा, न्यूजीलैंड में जाकर के हमने अंतिम एफटीए को लागू करने की बात करके चाइना को फाइनली आउट कर दिया अपने उस फेर में से जिसमें हम फंस सकते थे। तो चाइना कुछ नहीं कर रहा क्या? चाइना भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है देखिए, चाइना ने बांग्लादेश में जो तारिक रहमान नाम के व्यक्ति पीएम बने हैं उनको अपने फेवर में लेने का प्रयास किया है। और तारिक रहमान चाइना की विज़िट पे गए थे जून के लास्ट वीक में। वहाँ पर ये बोल कर के आ गए हैं, चाइना की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे के आ गए हैं कि चाइना आप अपनी कंपनी भेजिए और ये जो मोंगला पोर्ट है हमारे यहाँ का एक टर्मिनल है उससे आप विकसित करिए, इकोनॉमिक जोन है उसको विकसित करिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और हम शिपिंग अच्छे से कर सकें। हालांकि मोंगला पोर्ट और ये चट्टोग्राम पोर्ट की दोनों की जिम्मेदारी पहले भारत को दी गई थी कि भारत इनको विकसित करेगा। मोंगला पे तो थी, हमारा पूरा रास्ता बनना था जो भारत के कोलकाता पोर्ट से समुद्र मार्ग होते हुए मोंगला पोर्ट में माल उतार सकता है, फिर आगे बढ़ते हुए हम म्यांमार जा रहे थे। इस पर पूरी तरह से अब रोक लगती दिख रही है मोंगला पोर्ट पर, जिस तरह से चाइना ने अपना कंपनी भेज करके एग्रीमेंट किया है। अगर चाइना यहाँ आ जाता है तो चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना करके बे ऑफ बंगाल में भी नज़र रख सकता है। आप चाइना को यहाँ नहीं बुला रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में बुला रहे हैं, पहला। दूसरा, इन्होंने बांग्लादेश वालों ने एक डील करी है चाइना से, बात चल रही है उसमें फाइनल नहीं हुई है, कि यहाँ से आने वाली तीस्ता नदी का जो पानी है, भारत के साथ डील तो हो नहीं पाई है तीस्ता नदी की, बांग्लादेश की, तो भारत के साथ डील नहीं हुई, लेकिन चाइना ने ऑफर दिया था शेख हसीना को कि हम तीस्ता नदी के आसपास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चला देंगे जिससे जो भी पानी आ रहा है वो पूरी तरह से आप यूटिलाइज कर सको, वेस्ट नहीं जाए। हम आपके यहाँ आने वाले पानी को बढ़ा तो नहीं सकते, पर इतना कर सकते हैं कि वो वेस्ट न जाए। इसको लेकर के शेख हसीना डील करने वाली थी, लेकिन उससे पहले हमने शेख हसीना को अपने पास बुलाया और शेख हसीना से कहा कि हम कर देंगे ये काम, आप चाइना से मत करिए। शेख हसीना तैयार थी, लेकिन बाद में उसका तख्ता पलट हो गया तो मामला कैंसिल हो गया। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए तारिक रहमान चाइना गया, चाइना ने कहा ठीक है हम करने को तैयार है, तो उस दिशा में बहुत आगे ये लोग बढ़ चुके हैं। यानी चाइना यहाँ भी आ सकता है अपनी कंपनीज लेकर के। यहाँ आने का मतलब है आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ गए, यहाँ आप आ ही रहे हो मोंगला पोर्ट में। तो तारिक रहमान इस समय प्रो चाइना होकर के काम कर रहा है, चाइना ऐसे में घेर रहा है। तो क्या हम कुछ नहीं कर रहे? हम क्या कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। हम ये कर रहे हैं साहब, पहले ये दिखा दूं, हाउ बांग्लादेश चाइना आर पुटिंग इंडिया टू बिग टेस्ट। तो वही वाली चीज़ है, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के पास से पहुंच रहा है और वो मैंने बताई दिया मोंगला पोर्ट। हम ये कर रहे हैं साहब। फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना सेज शी विल रिटर्न टू बांग्लादेश बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। आंटी जी कह रही हैं कि इस साल के अंत तक मैं बांग्लादेश वापस चली जाऊंगी। आंटी जी कह रही हैं कि मुझे मृत्यु की धमकियां दी जा रही हैं, मारने की धमकी दी जा रही है, अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है, चाहे कितनी भी धमकी दो मैं जाऊंगी। और मैं इस बात पर तैयार हूं कि जितने भी लोग आवामी लीग के थे और उन्होंने किसी तरह की कोई हिंसा करी है, किसी तरह के कल्प्रिट हैं, तो वो सरेंडर कर देंगे, बट आवामी लीग पर जो बैन लगा हुआ है उस बैन को हटा दो। अच्छा, अगर ये जाती हैं तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए। बांग्लादेश बनाने में इनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था, शेख मुजीबुर रहमान का। उन्होंने ही पार्टी बनाई आवामी लीग, फिर उनको असैसिनेट कर दिया गया। उनके बाद फिर ये उसको आगे चलाने लगी। सबसे लंबे कार्यकाल तक बांग्लादेश की पीएम रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जड़ें भी मजबूत हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी मजबूत रही है, इनके अच्छे खासे फॉलोअर भी रहे हैं। अब आप रातों रात तख्ता पलट कर दो, इनकी पार्टी को डिसबैन कर दो, बैन कर दो, और आप ये सोचो कि उनके पूरे समर्थन को ही आपने ख़त्म कर दिया, तो ये आपकी गलतफहमी है। भारत में भी पिछले 3 टर्म से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है केंद्र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है। आज भी कांग्रेस की जड़ें ज़मीन तक मजबूत हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में थोड़ा बदलाव हो जाए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आ जाए तो कांग्रेस रातों रात उठ सकती है। तो आप ये ना सोचा करें कि लंबे समय सत्ता में नहीं है तो वो पार्टी खत्म हो गई है ना। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री बार बार जब भी रैली करते हैं तो कांग्रेस को टारगेट ज़्यादा करते हैं, जबकि हमें लगता है कि कांग्रेस क्या दम है, अब उसको क्यों टारगेट कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि नेशनल पार्टी यही है और कभी भी उठ सकती है। तो ऐसा ही आवामी लीग के साथ है। शेख हसीना अगर बांग्लादेश पहुँच गई ना
और वहाँ पहुँच करके उन्होंने अगर एक बार हल्ला बोल कर दिया तो इनकी पार्टी में दोबारा जान आ जाएगी, और वो दोबारा जान आने का मतलब है कि तारिक रहमान के लिए मुसीबत खड़ी होना। और फिर इनके कार्यकर्ता क्या करेंगे वो तारिक रहमान भी जानता है। तो तारिक रहमान को इस समय ये डर लग रहा है। आप बिल्कुल वो वाली स्थिति समझ लीजिए कि बंगाल में टीएमसी थी, टीएमसी ने गुंडागर्दी करके पूरा कंट्रोल कर रखा था, लेकिन टीएमसी को ये पता है कि एक बार अगर बीजेपी आ गई, कैसे भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस आ गया और सत्ता में आ गई, तो फिर हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता कहीं नहीं बचेंगे कि मेरा मतलब है पॉलिटिकली या तो सब पार्टी छोड़ देंगे या तितर-बितर हो जाएंगे, मतलब डिसमेंटल हो जाएगी, जो हो गई आप देख रहे हैं। यही है बांग्लादेश का हाल। आवामी लीग की जड़ें बहुत मजबूत हैं। अगर एक बार इनकी नेता वहाँ पहुँच गई और एक बार सुर लगा दिया अच्छा सा, तो तारिक रहमान की कुर्सी भी जा सकती है, और उसके साथ वो हो सकता है जो शेख हसीना के साथ हुआ था। तो तारिक रहमान आज कितना भी चाइना के साथ डील कर आए, कितने भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये याद रखे कि दिसंबर में क्या होने वाला है। तो भारत यहाँ से भी कुछ करने का प्रयास कर रहा है। तो अभी शय और मात का खेल चल रहा है साहब, देखते हैं कौन क्या कर पाता है। बाकी न्यूजीलैंड की जो यात्रा है, ऑस्ट्रेलिया की जो यात्रा है, वो मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, इंडोनेशिया की यात्रा समझा चुका हूँ। उम्मीद है मैं अपने आप को कन्वे कर पाया हूँगा। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊँगा। और अगर हाँ, आप इंटरनेशनल रिलेशन की स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के लिए किताब लेना चाहते हैं तो लिंक दिया है, उस पर जाकर के खरीद सकते हैं। नमस्कार।